गुड इवनिंग, नमस्कार। आई होप आप सब यू आर डूइंग वेरी वेल। डॉक्टर उदित शाह और पूरी एसकेएम टीम की तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूं आज के टॉपिक में। और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आर्ट ऑफ सेइंग नो। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। और पर्टिकुलरली हमारे देश में, हमारे कल्चर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को ना बोलना नहीं आता। तो या तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और फिर फट पड़ते हैं, या फिर वो हर चीज़ के लिए हाँ करते रहते हैं। मतलब एक मना करने की जो आर्ट है वो हमारे को नहीं आती है। और कल्चरली हमें सिखाई भी नहीं जाती, हमको डिस्करेज किया जाता है ना करने के लिए, क्योंकि हमको बोला जाता है कि पेरेंट्स को कभी ना नहीं बोलना है, बड़ों को कभी ना नहीं बोलना है, फ्रेंड्स को कभी ना नहीं बोलना है, टीचर को कभी ना नहीं बोलना है। और ये करते 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 हम एकदम यस मैन हो जाते हैं, या यस वुमन हो जाते हैं। हस्बैंड को कभी ना नहीं बोलना है, और हस्बैंड तो वाइफ को या ना बोल ही नहीं सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा कल्चर ऐसा है कि ना बोलना बहुत बड़ा पाप है, और आप किसी को ना नहीं बोल सकते। और जो ना बोलता है वो बहुत बुरा हो जाता है हमारे। तो लोग सैक्रिफाइस करते रहते हैं, बलिदान की मूर्त बन जाते हैं, अपने आप को टॉर्चर करते हैं, और दूसरे की बात मान लेते हैं। अपने आप को हर्ट करके भी वो चीज़ करते रहते हैं, पर ना नहीं बोलते हैं। हाँ, बहुएं सास को ना नहीं बोल पाती हैं। और ऑफिस में हम अपने सीनियर को, अपने कोलीग को, अपने बॉस को ना नहीं बोल पाते। मतलब ऐसा हमारे कल्चर में होता है। मतलब जो ओपन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें अगर एम्प्लॉयज़ कुछ नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, तो वो फेयरली अपने सीनियर को, अपने बॉस को बता देते हैं कि सर ये अनरियलिस्टिक डेडलाइन है, हम इसको नहीं कर पाएंगे। बट इंडिया में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने बॉस को नहीं बोल सकते कि ये नहीं हो पाएगा। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आई थिंक। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सर कि उन्होंने मुझे ये टॉपिक दिया है, क्योंकि मेरे साथ भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को ना करना मुझे नहीं आता। या एटलीस्ट मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है। ऑल्दो बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, एटलीस्ट मेरी वाइफ तो कम्प्लीटली डिसएग्री करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ना बोलना नहीं आता, या एटलीस्ट तरीके से ना बोलना नहीं आता, प्रॉपरली ना बोलना नहीं आता। मतलब जो आर्ट ऑफ नो है वो नहीं आती। तो आज इसीलिए शायद सर ने हम सबको ये टॉपिक दिया है। और आई होप आज के मेडिटेशन में, आज के ध्यान से हम लोग ये भी अपना एक पैटर्न तोड़ पाए, हम सब। और धीरे धीरे करके ये आर्ट सीख पाएँ, ये कला सीख पाएँ कि किसी को मना कैसे करना है पोलाइटली, बिना सामने वाले को हर्ट किए। और यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जैसे ही ना बोलेंगे तो सामने वाला तो हर्ट होता ही है, तो बिना हर्ट किए कैसे ना बोलें। करेक्ट। आई होप आप सब ने ये फेस किया होगा अपनी लाइफ में किसी ना किसी सिचुएशन में। तो नाउ लेट अस सी, जो सर ने गाइडेंस दी है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, एंड देन वी विल डाइव इनटू द मेडिटेशन। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, जो सर ने बोला है कि यू शुड बी रेडी टू लैंड इन ट्रबल। अगर आपने सही समय पर नो नहीं बोला, सही वक्त पर मना नहीं किया, तो निश्चित रूप से आप किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि लाइफ आपके लिए कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट एक इंटरनल स्ट्रगल रहता है हमेशा, एक अंतर्द्वंद रहता है। अपने आप से ही एक अंदर ही अंदर एक लड़ाई चल रही होती है कि यार मैंने इसे हाँ क्यों कर दिया, अब मुझे करना पड़ेगा, अब तो मेरी मजबूरी हो गई क्योंकि मैंने कमिट कर दिया, या मैंने यस बोल दिया। और मेरे साथ प्रोफेशनली बहुत टाइम ऐसा होता है कि मेरी नेचर ऑफ माई प्रोफेशन इज़ कि जो भी फ़ोन करता है वो हमेशा इमरजेंसी की स्टेज पे फ़ोन करता है। तो लोगों को मना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि लोग बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ फ़ोन करते हैं। और तो फिर पता चलता है कि आपने कमिटमेंट कर दी तो आपको वीकेंड पे भी काम करना पड़ रहा है, आपका फैमिली टाइम, आपका लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस ख़त्म हो गया, और आप फ्री टाइम में भी काम कर रहे हो, फिर आपकी फैमिली अफेक्ट होती है। तो अगर उस सही समय पर ना कर दिया जाए तो शायद ये सब कॉन्सिक्वेंस ना झेलना पड़े। तो हमें ये चीज़ सबसे पहले समझनी है कि कभी कभी हम अवॉइडेंस की वजह से भी ना बोल देते हैं, जो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या कॉजेज होते हैं, अक्सर कॉमन कॉजेज जिसकी वजह से हम नो नहीं बोल पाते। लेकिन ये चीज़ समझने की है कि शायद ना बोलना कभी कभी बेटर डिसीजन होता है। शायद ना बोलना दोनों पक्षों के लिए बेटर डिसीजन होता है, क्योंकि हम एक फॉल्स टाइमलाइन क्रिएट नहीं करते, फॉल्स कमिटमेंट क्रिएट नहीं करते। तो जो भी हम करते हैं वो दिल से करते हैं। और जब हम मजबूरी में कोई चीज़ करते हैं तो सामने वाले को भी फील होता है कि ये इंसान भले ही कर रहा है लेकिन कर मजबूरी में रहा है। तो वह कहीं ना कहीं हमारी इंटेंशन फील कर लेता है। तो जो एफर्ट हमने पुट इन किया उसका वो रिजल्ट हमको नहीं मिल पाता जो अदरवाइज मिलना चाहिए, क्योंकि हम पूरे दिल से वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। और आप लोग जो सब इतने टाइम से मेडिटेट कर रहे हैं वो सब जानते हैं कि कोई भी एक्ट हम करते हैं, कोई भी थॉट डालते हैं, उसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम मरे मन से यस करते हैं या नो नहीं बोल पाते हैं तो हमारी इंटेंशन भी ऐसे ही 50-50% होती है, तो जो रिजल्ट होता है वो भी ऐसे ही 50-50% होता है। सो इसलिए या तो यस बोलना है या तो नो बोलना है। ओके, सो मतलब मैं आई एम ऑल्सो नॉट देयर, मैं भी आप सबके साथ अटेम्प्ट कर रहा हूँ आज ये सीखने का, ये चीज़ इम्बाइब करने का। तो आज हम सब ये प्रण लेंगे कि बस अब तो या तो यस बोलेंगे या नो बोलेंगे। बट यस या नो बोलने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं, क्या यार्डस्टिक है, क्या चीज़ हमें देखनी है, वो हम आगे देखेंगे। पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम मना क्यों नहीं कर पाते। तो इसके कारण क्या है कि शेम, हमें लगता है कि हम मना करेंगे, हमें शर्म आती है मना करने से। हमारे कल्चर में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है शर्म का, है ना। तो हम मना नहीं कर पाते लोगों को, हमें शर्म आती है मना करने से। हम अपने टीचर्स को स्कूल से, क्योंकि स्कूल टाइम से सिखाया है, पेरेंट्स को कभी मना नहीं करना, टीचर्स को कभी मना नहीं करना, सीनियर्स को कभी मना नहीं करना, तो मना करने में हमें शर्म आती है। ऑल्दो आजकल के बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जो लोग यंग पेरेंट्स हैं या जो दादा दादी हैं उन्होंने भी, कि आजकल बच्चे सीधे मना करते हैं, है ना। तो सर ने भी यही गाइडेंस दिया कि वो ज़्यादा इवॉल्व है हमसे, तो क्योंकि इवॉल्व हैं तो उन्हें पता है कि मरे मन से यस करके या 50% वाला यस करके कुछ अचीव नहीं होगा, उससे बेटर है आप नो बोल दो। तो हमें भी ये चीज़ आज सीखनी है, ये पैटर्न अपना तोड़ना है कि शर्म की वजह से, शेम की वजह से किसी को ज़बरदस्ती यस नहीं बोलना है। कभी कभी हम सामने वाले की इज्जत बहुत करते हैं, हमसे बड़े होते हैं उनकी इज्जत करते हैं, हमसे सीनियर होते हैं, या हमारी रिलेशनशिप उनके साथ ऐसी होती है कि वो हमारे क्या कहते हैं कॉलीग्स में सीनियर कॉलीग्स हैं, या हमारे पेरेंट्स हैं, या हमारे एल्डर्स हैं, या हमारी सास है, या हमारा बॉस है, उनका हम रिगार्ड इतना ज़्यादा करते हैं कि हम उनको नो नहीं बोल पाते। या फिर हम बहुत ज़्यादा कंसिडरेट होते हैं, हम हमेशा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा सामने वाले को पहले रखते हैं, अपने आप को नंबर 2 पे रखते हैं, या शायद 2 के भी कहीं नीचे रखते हैं। वो लोग बहुत कंसिडरेट लोग होते हैं। हमारी इंडियन मदर्स, सारी मदर्स एक्सट्रीमली कंसिडरेट, हमेशा अपने आप को नीचे रखती हैं। पहले उनके लिए फैमिली आती है, पहले उनके लिए हस्बैंड आता है, पहले उनके लिए बच्चे आते हैं। इसलिए वो नो नहीं बोल पाते, क्योंकि वो कंसिडरेट हैं। तो हमें ये भी समझना है कि, और इसमें भी एक डिस्टिंक्शन है, तो मुझे भी लगता है कि कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम करुणा की बात हमेशा करते हैं। तो मतलब कब तक आपने करुणा रखनी है और कब आपने नहीं रखनी है, ये बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि मतलब कंसिडरेट हो तो आपको फिर तो मतलब यस बोलना ही चाहिए सबको। लेकिन यही चीज़ सर ने आज गाइड किया है, ये चीज़ सर ने एक्सप्लेन किया है कि क्या प्रोसेस हमको यूज़ करना है, कैसे डिसाइड करना है
कि कब हमें कंसिडरेशन को अपनी छोड़ करके और नो बोलना है। कुछ लोग बहुत हम्बल होते हैं, कुछ लोग बहुत मॉडेस्ट होते हैं, वो अपने आप को बहुत ही नीचे रखते हैं, उनमें कोई ईगो नहीं होता है, तो वो सर किसी को यस बोलते हैं। कोई उनसे बोलता है कि मैं तुम्हारी पोजीशन ले लूँ, वो बोल देते हैं यस। मैं तुम्हारा पैसा ले लूँ, वो बोल देते हैं यस। मैं तुम्हारा सभी कुछ ले लूँ, वो बोल देते हैं यस। ऐसे लोग होते हैं, ट्रस्ट मी। मतलब अभी ऐसे यकीन करना मुश्किल है, बट मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, हर चीज़ को यस बोल देते हैं। और तो हमें ये चीज़ समझनी है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे ना तो हम अपने आप को हेल्प कर रहे हैं, ना हम सामने वाले को हेल्प कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है, हमें कैसे हमारा कन्फ्यूजन क्लियर होगा, कैसे हम ये डिसीजन ले पाएंगे कि कब हमें नो बोल देना है, और कैसे हम ये आर्ट सीख पाएंगे, ये कला सीख पाएंगे नो बोलने की। तो हमको यूनिवर्सल इंडिकेशन के लिए वेट करना है, या तो कोई यूनिवर्सल इंडिकेशन होगा, कोई गाइडेंस होगी। और अब आप लोग सब लोग जो लोग इस टाइम पार्टिसिपेट, एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं, आप सब रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, तो सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाइडेंस तो मिलता ही है। एक गट फीलिंग तो आता ही है। मतलब मेरे जैसे लोग में, जो कि मुझे बिल्कुल भी मतलब हीलिंग के टाइम, मेडिटेशन के टाइम, इवन पीएलआर के टाइम कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता, लेकिन एक गट फीलिंग तो आती है किसी को मिल करके। या कोई आदमी आपको कोई प्रपोजल बोलता है कि भाई ये काम कर लो, ये बिजनेस कर लो, ये केस कर लो, या ये यहाँ चल लेते हैं, वहाँ चल लेते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लो, तो आपको एक फीलिंग तो आती है यस या नो वाली। तो उस फीलिंग को ट्रस्ट करना है हमको, उस यूनिवर्सल इंडिकेशन को हमें पहचानना है। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेशन तो अनेकों प्रकार का हो सकता है। कभी कभी हमें कोई मैसेज मिल जाता है, कभी कोई हमारा फ्रेंड हमें गाइड कर देता है, कभी आप बात कर रहे होते हो उस टॉपिक पे और आपको सामने ही उसी से रिलेटेड कुछ, कोई मतलब ड्राइव कर रहे होते हो, आपको बोर्ड पे उसी से रिलेटेड कुछ लिखा मिल जाता है। अनेकों प्रकार से आपको ये यूनिवर्सल इंडिकेशन मिलता है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। तो केवल आपकी आत्मा जानती है कि कब ये गाइडेंस आपको मिलती है। पर जब वो गाइडेंस मिलती है तो वो क्लियर होती है, और आपको उसे एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको गाइडेंस मिली है कि ये काम नहीं करना है, तो आपको सीधा सीधा नो बोलना है। और अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है, तब क्या करना है? तो फिर हमें इन्वोक करना है। हमें अगर कोई भी अंतर्द्वंद होता है, कोई भी डाउट होता है, तो हमें एक पॉज लेना है। अगर हमसे कोई बोलता है कि चलो आज पार्टी पे चलोगे कि नहीं, तो हमें बोलना है चलो ठीक है, मैं अपने पार्टनर से पूछ के बताता हूँ, है ना। और अक्सर पार्टनर जो है वो कोई भी हो सकता है, हमारा डॉग भी हो सकता है, हमारा कैट कैट भी हो सकती है। वो किसी को क्या पता हमारा पार्टनर कौन है। तो हमने एक्सक्यूज लेकर के एक पॉज ले लेना है, एक टाइम ले लेना है, और उसके बाद हमें इन्वोक करना है और अपने अंदर गाइडेंस सीख करनी है, सिंबल्स डालने हैं। और नोसा सिंबल आई थिंक बहुत पर्टिकुलरली हेल्पफुल होता है इसमें। और हमें ये सिंबल्स यूज़ करने हैं अपने आप को डायरेक्शन देने के लिए, गाइड करने के लिए। और अगर हमें गाइडेंस मिल जाती है तो उसके बाद हमको उसे एग्जीक्यूट करना है। फिर कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो लॉजिकल डिसीजंस हैं, बिजनेस डिसीजंस हैं, जिसमें शायद ऐसे गाइडेंस नहीं मिल पा रही। तो फिर जो हमारे नियर डियर वंस हैं, या जो लोग उस फील्ड में जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर लॉजिकल तरीके से करना चाहते हैं, तो फिर आप ये देखिए कि अगर मैं येस करती हूँ या करता हूँ, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है। और अगर मैं नो बोलता हूँ या बोलती हूँ, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है। अभी हम क्या करते हैं, अपनी ह्यूमिलिटी की वजह से, या कंसिडरेट होने की वजह से, या रिगार्ड की वजह से सीधा यस बोल देते हैं, क्योंकि हम नो नहीं बोल पाते। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि अच्छा यस बोलेंगे तो क्या होगा, और नो बोलेंगे तो क्या होगा। और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, एक प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए। अगर गाइडेड डिसीजन नहीं लेना चाहते तो लॉजिकल डिसीजन लीजिए, एंड देन स्टिक टू दैट डिसीजन। ओके, सो आई थिंक बहुत सिंपल चीज़ है। और सर ने पहले एक एग्जांपल दिया कि सर ने जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो सर ने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को नो बोला। और ये एक छोटा डिसीजन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, और एक बहुत बड़ा नो है।
अपनी उस प्रैक्टिस को जिसके लिए आपने इतने साल पढ़ाई करी, आपने मेडिकल की पढ़ाई करी, उस प्रैक्टिस को बंद करना एक बहुत बड़ा नो है। अपने पेरेंट्स को बोलना कि नहीं, मैं मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूंगा, उनको नो बोलना। अपने रिलेटिव्स को लोगों ने बोला होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं, लोगों ने बोला होगा क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम, डॉक्टरी छोड़ करके ये क्या कहते हैं, बाबा बनने वाले हो। तो कितना बड़ा नो बोलना पड़ा होगा। और आज की डेट में भी सर, ये ने यही एग्जांपल शेयर किया कि आज की डेट में भी सर के कितने इवेंट्स होते हैं, सर की इतनी रिट्रीट्स होती हैं, तो कितने फैमिली फंक्शंस में उन्हें लोगों को नो बोलना पड़ता है, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को नो बोलना पड़ता है। तो ये नो हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या इसका कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। अगर हम यस करेंगे तो क्या, और नो करेंगे तो क्या। क्योंकि अगर सर यस करने लगे तो शायद फिर हम यहाँ नहीं होते। अगर सर अपने उन सबको यस कर देते तो आज मैं और आप ये मेडिटेशन नहीं कर रहे होते, हम वो रिट्रीट्स नहीं कर पाते जो जो सर ने की गाइडेंस में हमने की। अगर सर उन लोगों को नो नहीं बोलते, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, तो आज हम जिस तरह से बेनिफिटेड हैं हम नहीं हो पाते। तो उस एक नो ने कुछ लोगों का दिल तो डेफिनेटली दुखाया होगा, लेकिन उस नो ने कितने लोगों को बेनिफिट किया ये भी देखना ज़रूरी है। और यही तरीका सर ने बताया है, यही कैलकुलेशन का तरीका है कि हमें ये देखना है कि हमारे ये नो का कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है। और दूसरा एग्जाम्पल है जो कि रिवर्स एग्जाम्पल है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा युद्ध के लिए, और अर्जुन ने बार बार नो बोला, बार बार नो बोला, बार बार नो बोला। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें एग्जाम्पल दिया, उन्हें एक्सप्लेन किया कि आप करोगे तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, और नहीं करोगे तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है। कि आपने जन्म लिया है, आपने बर्थ लिया है, अपना आपका कर्म है, यू हैव टू डू इट। सो दोनों एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। और हमें बेसिकली ये करना है कि अपनी गाइडेंस को फॉलो करना है। और वहाँ पे स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण गाइड करने के लिए थे अर्जुन को, तो उन्होंने अपनी गाइडेंस को फॉलो किया। सर के केस में सर ने अपनी गाइडेंस को, अपने लॉजिक को फॉलो किया। तो हमें भी अपने गाइडेंस को, अपने लॉजिक को फॉलो करना है, और अब ये सीखना है कि नो कैसे बोलना है। ओके। तो अब इसके बाद क्या स्टेप है, क्योंकि हम सब लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो हमको लेसन सीखना है। अपना लेसन क्या है हमारा? नो बोलने का। और जो हम डिसीजन लेंगे उसको हील करना है, क्योंकि डेफिनेटली जैसे सर ने अपने रिलेटिव्स को मना किया, फैमिली को मना किया, तो वो लोग तो पिस्ड ऑफ हुए होंगे, वो लोग तो अपसेट हुए होंगे। या अगर हम कल को किसी को ना बोलेंगे तो वो लोग भी हमसे नाराज होने वाले हैं। तो हमको एंटिसिपेट करके उनको हील करना है, और उनसे फॉरगिवनेस मांगनी है। अब हमें फॉर्मली फॉरगिवनेस मांगे ना मांगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप फॉर्मली मांग सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट हमें एनर्जेटिकली इंटेंशन के साथ ही अब मेडिटेशन में उनसे फॉरगिवनेस मांगनी है। यानी हमारे नो बोलने से जो लोग अफेक्ट होते हैं, जो लोग नाराज़ हो जाते हैं, जो लोग अपसेट हो जाते हैं या हो सकते हैं, उनसे हमें क्षमा याचना करनी है, और उस कॉन्सिक्वेंस को, हमारे नो बोलने के कॉन्सिक्वेंस को हमें हील करते जाना है, और फिर धड़ल्ले से नो बोलते जाना है। तो आई थिंक नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे भी हमें गाइडेंस मिलती है कि हमें नो बोलना है, वहीं पे नो बोलना है। बट अपने मन को मार के नो, अपने मन को मार के यस नहीं बोलना है। और फिर उस नो के कॉन्सिक्वेंस के डिसीजन को, जो लोग नाराज होने वाले हैं उन सबको हील करते जाना है। सो आई थिंक दिस इज द गाइडेंस फॉर टुडे। अब हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन से, अपने प्रैक्टिकल पार्ट से। सो आप सब लोग एक कंफर्टेबल पोस्चर ले लीजिए, एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए। 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं।
ध्यान को सांसों पर लाइए। ब्रिंग योर अटेंशन slowly on your breath. सांसों को अंदर जाने दीजिए, बाहर आने दीजिए। सांसों को और भी ज़्यादा गहरा हो जाने दीजिए। अपनी बॉडी को, अपने शरीर को रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए। शरीर में जहाँ भी तनाव है, स्ट्रेस है, उसे रिलीज हो जाने दीजिए। विचारों को शून्य होता हुआ, समाप्त होता हुआ महसूस कर सकते हैं। सांसों को और भी ज़्यादा गहरा होने दीजिए, और भी ज़्यादा गहरा। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने हार्ट सेंटर पर लेकर आइए और हार्ट सेंटर को विस्तृत होता, एक्सपैंड होता हुआ महसूस कीजिए। अपने हृदय चक्र में उस प्रेम को विस्तृत होता, बढ़ता हुआ महसूस कीजिए। और भी ज़्यादा एक्सपैंड होता हुआ, और इस एक्सपेंशन की स्टेट में अपने गुरुओं को याद कीजिए, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने इष्ट को, एंजल्स को, आर्कएंजल्स को, सभी देवी देवताओं को। उस परम प्रकाश को इन्वोक कीजिए, दैट अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, अल्टीमेट सोर्स ऑफ विजडम। और कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड से आती हुई ये ऊर्जा आपके उच्चतम स्वरूप, आपके हायर सेल्फ को टच करती हुई, उसे इल्यूमिनेट करती हुई, उसे रोशन करती हुई, जगमगाती हुई नीचे की ओर आपके सहस्रार चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है।
इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को अपने शरीर के भीतर महसूस कीजिए, फील कीजिए। उस प्रकाश को अपने भीतर उतरता हुआ फील कीजिए। स्वयं को और भी गहराई में उतरता हुआ महसूस कीजिए। अपने गुरुओं को, मास्टर्स को, भगवान को अपनी मन की आंखों में देख सकते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स को, उनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। वो आपको आश्वस्त कर रहे हैं, आपको अश्योर कर रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। आज इस पैटर्न को तोड़ने में हम सब की मदद करने वाले हैं। धीरे धीरे अपने ध्यान को पीछे लेकर के जाइए, उन घटनाओं में, उन सिचुएशंस में जहां पर आप ना नहीं बोल पाए, जहां पर अपनी जेनरॉसिटी की वजह से, किसी के आदर की वजह से, शर्म की वजह से, किसी भी वजह से आपने हाँ तो बोला, पर आप अंदर से वो चीज नहीं करना चाहते थे। जब आप ना नहीं कर पाए, ऐसे इंसिडेंट को याद करिए और फिर उसको रिकॉल करिए, उसके साथ जुड़े हुए इंसिडेंट्स को। अपने भीतर उस अंतर्द्वंद को, ना बोल पाने के कारण होने वाली पीड़ा को, और उस कॉन्सिक्वेंस को, उसके रिजल्ट को, सबको रीलिव करिए, रिव्यू करिए। याद करिए वो सारी फीलिंग्स, वो दर्द, वो पीड़ा, वो अंतर्द्वंद जो आपको सिर्फ इसलिए सहना पड़ा क्योंकि आप सही समय पर ना नहीं बोल पाए। जो आपको मन मार के काम करना पड़ा, जो आपको अपने आप को दुख देना पड़ा, आपको जो पीड़ा दर्द सहना पड़ा, या आपको अंदर ही अंदर जो इरिटेशन महसूस हुआ, शायद खुद पर भी गुस्सा आया हो ना बोल पाने की वजह से, उस सब को हील करिए।
दिव्य सिंबल्स का इस्तेमाल करिए, दिव्य ऊर्जा का इस्तेमाल करिए और उस इंसिडेंट को, उस फीलिंग को हील करते जाइए। पूरी तरह से उन फीलिंग्स को हील करते जाइए, पर अपने लेसन को याद रखिए कि ना बोलना ज़रूरी था। उचित समय पर ना बोलना दोनों पक्षों के लिए बेटर है। आज मैंने सीख लिया है कि ना बोलना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। और आइंदा जब भी इस तरह का कोई सवाल आएगा तो मैं सबसे पहले इन्वोक करूँगा और यूनिवर्सल गाइडेंस सीख करूँगा। क्या ऐसा कोई संदेश ईश्वर मुझे दे रहे हैं, ब्रह्मांड मुझे दे रहा है कि मुझे हाँ करना चाहिए या ना करना चाहिए? या फिर मैं आवाहन करूंगी अपने गुरुओं का, भगवान का, ईश्वर का कि मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे राह दिखाएं, मेरी मदद करें फैसला लेने में। और फिर जो भी निर्णय आएगा मैं उसको अमल करूंगा। अगर ना बोलने की आवश्यकता होगी तो मैं ना बोलूंगा, ना बोलूंगी। जब भी ऐसा कोई सवाल होगा अपने अंदर, मैं ना बोलने के परिणाम को कॉन्टेम्पलेट करूंगी, अपने मन की आंखों पे उन पे मंथन करूंगी, विचार करूंगी। अगर ना बोलूंगी तो क्या होगा और हाँ बोलूंगी तो क्या होगा? और जो भी परिणाम मेरे दिल से सही लगता है उसके अनुसार मैं हाँ या ना का निर्णय लेकर स्पष्ट तरह से बोल दूंगी। अपनी करुणा की वजह से, किसी की इज्जत करने की वजह से, किसी का रिगार्ड करने की वजह से मजबूरी में हाँ नहीं बोलूंगी। जो भी मार्गदर्शन मेरा हृदय करेगा, मेरे ईश्वर करेंगे, उस पर चलूंगी। दोनों परिणामों को कॉन्टेम्पलेट करके, वजन करके ही अपना निर्णय लूंगी। शायद मुझे मालूम है कि मेरे निर्णय से कुछ लोगों को दुख पहुंच रहा है, कुछ लोगों को दर्द हो रहा है, कुछ लोग शायद मुझसे नाराज हो गए हैं या हो जाएंगे। तो उन सब व्यक्तियों को, उन सब परिस्थितियों को मैं हील करती जा रही हूँ, हील करता जा रहा हूँ। उन लोगों को जो मेरे ना से नाराज हो गए, उन भी लोगों को जो मेरी ना से नाराज हो सकते हैं,
उन परिस्थितियों को, उन परिणामों को जो मेरी ना से, मेरे मना करने की वजह से हुए। शायद फैमिली में लोग नाराज हुए हों, शायद बॉस नाराज हुए हों, शायद प्रोफेशनली कोई नुकसान भी झेलना पड़ा हो। मैं उस सब को हील करती जा रही हूँ, हील करता जा रहा हूँ। इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर रिपीट करेंगे। जब भी कोई निर्णय लेना होगा तो मैं यूनिवर्सल गाइडेंस की वेट करती हूँ, करता हूँ, और जो भी गाइडेंस होती है उसे अमल करती हूँ, करता हूँ। या फिर अपने गुरुओं का आवाहन कर, अपने मास्टर्स का आवाहन कर, उनसे मार्गदर्शन, उनसे गाइडेंस सीख करता हूँ और फिर उस पर चलता हूँ। या फिर दोनों परिणामों को, उनके रिजल्ट को कैलकुलेट कर, समझ कर फिर अपना निर्णय लेता हूँ। सारे निर्णय हमेशा मेरे अंतर्मन से आते हैं, मेरे ईश्वर से आते हैं, मेरे हार्ट से आते हैं। किसी के दबाव से नहीं, किसी के प्रेशर से नहीं, किसी मजबूरी में नहीं। और मेरे ना से जिन लोगों को दर्द होता है, दुख होता है, प्रॉब्लम होती है, मैं उनको हील करती जा रही हूँ, हील करता जा रहा हूँ। आने वाले परिणामों को, मेरी ना से नाराज लोगों को, उन सब परिस्थितियों को जो मेरी ना का परिणाम है, सबको हील करती जा रही है। एक बार फिर दिल की गहराई से गुरुओं का आवाहन करते हुए उस सफ़ेद रोशनी को अपने भीतर बहता हुआ, उसके प्रवाह को और भी पोटेंट होता हुआ, प्रबल होता हुआ महसूस कीजिए। और अब ये इंटेंशन डालेंगे कि हमारे भीतर, हमारे शरीर में, हमारे सेल्स में, हमारी फिजिकल बॉडी में, हमारी एनर्जेटिक बॉडी में, जहाँ पर भी ये पुराने पैटर्न्स के कण हैं, हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम, हमारा पुराना पैटर्न, जब हम ना नहीं बोल पाते थे, वो सारे पैटर्न्स, उनसे रिलेटेड सारी मेमोरीज, वो सारा बिलीफ सिस्टम हमारे ऑरा में, हमारे शरीर में, जहाँ भी जिस भी फॉर्म में स्टोर्ड है, वो सब इस सफ़ेद ऊर्जा में डिसॉल्व होते जा रहे हैं। हमारे सेल में अगर उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कोई मेमोरीज हैं, कोई यादें हैं, वो भी डिसॉल्व होती जा रही हैं। जो भी पैटर्न हमारे अंदर है, हमारे अंदर था, ना ना बोल पाने का पैटर्न, सब डिसॉल्व होता जा रहा है। हमारे ऑरा की सफाई होती जा रही है। दिव्य प्रकाश से हमारा ऑरा क्लेंज होता जा रहा है। हमारी सेल्यूलर मेमोरी क्लेंज होती जा रही है। हमारे डीएनए तक भी अब ये दिव्य प्रकाश पहुंच चुका है।
और डीएनए के अंदर भी जहाँ पर जो भी आवश्यक परिवर्तन की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार हमारे डीएनए को भी रिप्रोग्राम करता जा रहा है। पूरी तरह से हमने आज ये नई क्वालिटी, ये आर्ट ऑफ सेइंग नो, ना करने की कला को अपने भीतर उतार लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है। बड़ी आसानी से अब हम ना बोल पा रहे हैं। बड़ी आसानी से हम लोगों को नो बोल पा रहे हैं और उनको हील करते जा रहे हैं। नाराज होने वाले लोगों को, ना बोलने के परिणाम को, सबको बड़ी सरलता से ही हील करते जा रहे हैं। हमारे अंदर एक बैलेंस है, एक स्थिरता है, एक प्रेम है जो मेंटेन रहता है, बैलेंस की स्टेट में रहता है ना बोलने के बाद भी। क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने परमात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, अपनी आत्मा की, अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। हमारे जीवन में बाकी बचे हुए दिनों के लिए और आने वाले सभी जन्मों के लिए ये आर्ट ऑफ सेइंग नो, ना बोलने की कला हमारे भीतर इंस्टॉल हो गई है, हमारे ऑरा में, हमारे शरीर में, हमारे डीएनए में, हमारी आत्मा में। पूरी तरह से हमने इसको डाउनलोड कर एक्सेप्ट कर लिया है और अब ये ऑटोमेटिक हो गया है हमारे अंदर। अब बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी जोर के, बड़ी सरलता से हम ना बोल पाते हैं। शायद अपने मन की आंखों में हम विजुअलाइज कर पा रहे हों ऐसे कुछ उदाहरण, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें हम बड़ी सरलता से लोगों को ना कर पा रहे हों, उनको कम से कम कष्ट देते हुए और फिर बाद में उनको हील करते हुए, उसके परिणाम को हील करते हुए। इस नई कला को सीखने के लिए, इस नई कला को अपने भीतर पूरी तरह से इंस्टॉल करने के लिए स्वयं को बधाई दीजिए, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करिए और साथ ही साथ अपने गुरुओं, भगवान, अपने ईश्वर, मास्टर्स का धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आज इस प्रोसेस को हमारे ऊपर किया। अपने साथ जुड़े सभी को पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद कीजिए। अपनी आत्मा का, अपनी सोल का धन्यवाद कीजिए। हमारे मास्टर डॉक्टर उदय शाह का धन्यवाद कीजिए। इस परिवर्तन को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए एक नए बिलीफ सिस्टम के साथ अपने जीवन को जीने के लिए उत्सुक, तैयार और तत्पर, इसे एक्सपीरियंस करने के लिए, इसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए धीरे धीरे ध्यान को वापस शरीर में लाते हुए
पूरी तरह से वापस लौटते हुए धीरे से हाथों की पैरों की उंगलियों को चलाते हुए जब भी आपको लगे कि आप रेडी हैं, तैयार हैं वापस लौटने के लिए, तो पूरी तरह से शरीर में वापस लौटते हुए अपनी आंखों को खोल लीजिए। सो वेलकम बैक। आई होप आज का सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहे। आई होप कि आपने एंजॉय किया हो आज का जो हमारा एक्सपीरियंस था साथ में। और पूरी एसकेएम टीम की तरफ से, डॉक्टर शाह की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। फिर हम वापस नेक्स्ट वीक मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।